हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। तो चलिए आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अलग अलग जो जीके जीएस रिलेटेड एग्जामिनेशन होता है वहां पे भारत की राज्य व्यवस्था से जोड़ करके अर्थात पॉलिटी से जोड़ करके बहुत सारे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। ऐसे में इस पूरे पॉलिटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझना और अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे एग्जामिनेशन के लिए काम आ सके और जो भी प्रश्न आए उसको हम लोग सॉल्व करने में सक्षम हो पाए। तो चलिए हम लोग इसी सिलसिला में इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। तो कौन सा हम लोग का जो है सब्जेक्ट है, तो हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा राज्य व्यवस्था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो अलग अलग जीके का एग्ज़ाम है वहाँ पर राज्य व्यवस्था लिख करके ही जो है पाठ्यक्रम दिया हुआ रहता है। तो ये राज्य व्यवस्था हम लोग समझते हैं पहले कि ये होता क्या है और किस रूप में हमको जो है इन सारी चीज़ों को अध्ययन करना है। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था इसी को बोलते हैं पॉलिटी। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका राज्य और दूसरा क्या हो जाएगा व्यवस्था। एक हो गया आपका राज्य और दूसरा हो गया व्यवस्था। ठीक है, तो राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य का मतलब होता है शासन करना। राज्य का मतलब क्या होता है, शासन करना। और व्यवस्था मतलब क्या होता है, पद्धति यानी सिस्टम होता है। ठीक है, यानी शासन करने की जो सिस्टम है उसी को क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था बोलते हैं। जैसे भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में चुनाव का होना बहुत ज़रूरी है और चुनाव करने का अपना एक शासन पद्धति बनी हुई है, अपना एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे जो 18 साल प्लस उम्र के व्यक्ति है वो क्या करेगा, वोटिंग करेगा। चुनाव कराने के लिए अलग अलग स्तर पर जो है क्या होगा, तो केंद्रीय इलेक्शन कमीशन जो है जिम्मेदार होगा। इसी तरीके से पूरा सिस्टम बना हुआ है ताकि भारत के शासन प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि राज्य व्यवस्था के अंदर जो है हम लोग क्या समझते हैं, शासन करने की जो पद्धति है वही समझते हैं। ठीक है, अब समझिए शासन करने की पद्धति क्या मौखिक रूप में होना चाहिए, नहीं, कहीं ना कहीं लिखित रूप में विद्यमान होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिखित रूप में विद्यमान नहीं रहेगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। जैसे आप किसी को 10,000 रुपये कर्ज देते हैं तो क्या करते हैं, आप स्टाम्प पेपर पर सिग्नेचर करवा लेते हैं ताकि हमारे पास जो है लिखित रूप में एक साक्ष्य मौजूद हो जिसके आधार पर हम उससे पैसे का डिमांड कर सकते हैं। मौखिक चीज़ों की जो है ज़्यादा औचित्य, ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए भारत की जो राज्य व्यवस्था यानी शासन पद्धति है वो कहीं ना कहीं लिखित होना ज़रूरी है। और लिखा गया कहाँ पे है, तो ये लिखा गया है हमारे संविधान में। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर जो है हम लोगों को संविधान के बारे में अध्ययन करना है, संविधान के बारे में पूरे डिटेल से और सारी कंसेप्ट को हम लोग को अच्छे तरीके से देखना है। यानी राज्य व्यवस्था के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो संविधान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि संविधान को किस रूप में हम लोग अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से हम लोग सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग संविधान को पढ़ेंगे, पढ़ने का क्या क्या हम लोग का जो है वो फॉरवर्ड होगा वो हम लोग देखते हैं। क्या हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं संविधान। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय कि संविधान होता क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी देश में जो है वहाँ के जनता को नियंत्रित करने के लिए या फिर जनता द्वारा शासकों को नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम होता है, शासन प्रशासन चलाने की पद्धति है। जिस दस्तावेज में लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य रूप में संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब संविधान में हम लोग किस रूप में आगे बढ़ेंगे इसको हम लोग देखना करते हैं प्रारंभ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे संविधान के विकास क्रम। किसी भी देश के संविधान का निर्माण होता है तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में जो है लोग सोचते हैं और संविधान खड़ा कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके पीछे क्या एक लंबा अतीत होता है और अतीत से कई सारे कंसेप्ट जो है डेवलप होता है और फिर आकर के संविधान में वो जगह लेता है। ठीक है, तो आखिर हमारे संविधान में बहुत सारे तत्वों को शामिल किया गया है, तो उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे उसका विकास हुआ। जैसे आप लोग जानते होंगे कि लोकतंत्र की स्थापना जो है वैशाली के लिच्छवी में हुआ था। अब यही लिच्छवी से क्या होता है, लोकतंत्र जो है पूरे दुनिया में फैलती है और अलग अलग जगह पे वर्तमान में चर्चा का बिंदु बनी हुई है। तो ये लोकतंत्र की स्थापना आज नहीं हुई थी, आज से लगभग जो है 2000 साल पहले, 2500 साल पहले जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। और यहीं से क्या हुआ था, लोकतंत्र का उद्भव होकर के पूरे विश्व में जो है प्रसारित हुआ था। और अभी जो है आप देखिएगा तो लोकतंत्र जो है वैश्विक स्तर पर एक चर्चा का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आखिर क्या क्या ऐसा चीज़ है जो हमारे संविधान के विकास में योगदान दिया, वही सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। जैसे आप लोग कई तरह के एक्ट पढ़े होंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 81 का,
1983 का, इसी तरीके से बहुत सारे अधिनियम पढ़ेंगे, तो वो सब हम लोग देखेंगे बाद में। तो पहले हम लोग समझेंगे विकास क्रम। विकास क्रम के बाद देखेंगे कि हमारे भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण करने के लिए जो है क्या है, तो संविधान सभा का गठन किया गया था, और संविधान सभा के माध्यम से ही हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। इसी में आप लोग समझेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। उसके बाद बहुत सारी समितियां गठित की गई थी, और उस समितियों के माध्यम से हमारे भारत के संविधान के निर्माण संबंधी कार्य किया गया था। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसी तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे फैक्ट्स है, जहाँ से एग्जाम में आते हैं प्रश्न, उसको हम लोग देखेंगे और फिर अच्छे से समझेंगे और उसको याद करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे भारत के संविधान का निर्माण। निर्माण के बाद हम लोग देखेंगे भारत के संविधान की क्या विशेषता है। विशेषता कहने का मतलब है कि भारत का संविधान किस रूप में दुनिया के अन्य संविधान से अलग है। जैसे भारत के संविधान जो है भारत को संसदीय व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है, संघीय व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जो है काम करता है। तो ये भारत की अनूठी विशेषता है, भारत की जो है वो विशेषता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो हमारे संविधान की विषय वस्तु क्या है, और इस विषय वस्तु के अंदर हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है संविधान में जो है एक जो है प्रस्तावना है, आप लोग पढ़ेंगे। एक प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना के बारे में हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे। प्रस्तावना के बाद देखिएगा तो भारत के संविधान में जो है मूल रूप से 22 भाग है, तो इस 22 भाग को पढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद जो है इस 22 भागों को अलग अलग आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद में डिवाइड किया गया है। तो टोटल जो है 395 क्या है, टोटल 395 अनुच्छेद हो जाएगा। तो फिर इसमें से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो हमारे भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो इस अनुसूची के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इन सारे टॉपिक को अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आपके जो पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था यानी मूल रूप से जो भारत के संविधान जो विषय है उसमें जो है आपका सारा कंसेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा। और कोई भी प्रश्न आएगा तो वहाँ पर जो है आप लगभग 90% प्रश्नों को हल करने में जो है निश्चित तौर पर सक्षम हो जाएंगे, और आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के संविधान के विकास क्रम से। कहीं कहीं पर इसी को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में भी लिखा गया है। तो चलिए हम लोग करते हैं विकास क्रम से प्रारंभ। तो हम लोग ये समझेंगे कि विकास क्रम होता क्या है। कहीं कहीं पर इसी को जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में भी लिखा गया है। तो दोनों बात आपको सिमिलर दिखाई देगा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है भारत के संविधान के विकास क्रम कहने का तात्पर्य क्या है और किस रूप में इसको हम लोग पढ़ेंगे। विकास क्रम कहने का मतलब यही है कि भारत के संविधान में बहुत सारे तत्वों को शामिल किया गया है, और वो तत्व ऐतिहासिक रूप से कहीं न कहीं डेवलप होकर के वर्तमान स्वरूप में आया है। तो जब उसी को हम लोग अध्ययन करते हैं, इसी को बोलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या फिर भारत के संविधान का विकास क्रम। इसको हम लोग 2 खंडों में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। पहला खंड देखिएगा, तो जब भारत में प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन था उस समय हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो है संवैधानिक विकास क्रम के लिए जो है वो भारत में अधिनियम लाया गया, कंपनी के शासन। और जब भारत में दूसरा क्या देखेंगे, तो दूसरा जब क्राउन का शासन था उस समय हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो है अधिनियम पास करके भेजा गया, ठीक है। तो कंपनी के शासन कब से कब हो जाएगा आप देखिएगा, तो ये आपका डेट जो हो जाएगा 1773 से लेकर के 1858 तक हो जाएगा। और दूसरा जो डेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1858 से लेकर के और भारत के स्वतंत्रता अर्थात 1947 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपनी के शासन और क्राउन के शासन क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या जो है वो अधिनियम लाया गया था जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आधुनिक भारत के इतिहास में चलना पड़ेगा। दरअसल बात क्या है कि ये ऐसा टॉपिक है जो आपको आधुनिक भारत के इतिहास में भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा, और यही टॉपिक आपको भारत के संविधान जो सब्जेक्ट है वहाँ पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इसको जोड़ते हैं, भारत के जो आधुनिक इतिहास है वहाँ से इसको हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भारत के मैप पे आए तो ये आपको यहाँ पे भारत दिखाई देगा, और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको यूरोप महाद्वीप दिखाई देगा, और यूरोप महाद्वीप में ही एक देश दिखाई देगा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन,
क्या बोलते हैं, ब्रिटेन। होता क्या है कि 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम क्या करती है, तो ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जो है भारत में भेजती है क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो वो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आया और भारत से बहुत सारे सामानों को जैसे मसाला वगैरह को खरीद करके और यूरोप के साथ साथ ब्रिटेन में जो है काफ़ी अच्छे खासे दाम पर बेचा, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। लेकिन शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, और न संघर्ष केवल भारतीय शासकों से बल्कि अपने प्रतिद्वंदी से भी संघर्ष करना पड़ा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की कंपनी थी उसके साथ साथ बहुत सारी अन्य देश की कंपनियां भी भारत में आई थी, जैसे पुर्तगाल का, डच का, फ्रांसीसी का, स्वीडिश का। तो एक तो उसका स्ट्रगल जो है अपने प्रतिद्वंदी के साथ जो यूरोप से आया था उसके साथ भी था, और दूसरा क्या था कि भारत जो है अलग अलग क्षेत्रीय शासकों के रूप में बटा हुआ था। बंगाल अलग था, अवध अलग था, अब देखिएगा मुगल शासक अलग था, सभी क्षेत्र जो है भारत में अलग अलग शासकों के अधीन था और अलग अलग हिस्सों में डिवाइड था। तो एक तो वो संघर्ष करता है यूरोप से आने वाली प्रतिद्वंदी के साथ, और दूसरा जो उसका संघर्ष होता है वो भारत में स्थापित जो क्षेत्रीय राजवंश थे उसके साथ होता है। अब इसी में क्षेत्रीय राजवंश के साथ हुए संघर्ष में दो संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है जो आप लोग जानते होंगे। एक हो गया आपका 1757 का प्लासी का युद्ध, जब बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और उसके बाद होता है 1764 के जो है बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध में क्या होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल के नवाब के साथ साथ जो है अवध के नवाब और इसके साथ साथ मुगल शासकों को भी पराजित कर देता है और पूरे भारत में अपना एक क्षेत्रीय कब्जा स्थापित कर लेता है, राजनीतिक सत्ता हथिया लेता है। अब समझिए, शुरुआत में कंपनी व्यापार करने के लिए आया था, अब व्यापार करने के साथ साथ भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता को भी संचालित करेगा। तो अब समझ सकते हैं कंपनी का दो काम हो गया था। अब जैसे ही कंपनी के हाथों में राजनीतिक सत्ता आई तो ब्रिटेन में जो काम करने वाली संसद है उस संसद को खलने लगा कि ऐसा ना हो कहीं कंपनी हमारे हाथ से ना निकल जाए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम कर रही है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत सारे अधिनियम जो है बना करके ईस्ट इंडिया भारत में भेज दी है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। कौन? ब्रिटेन के संसद। इसमें सबसे पहला जो अधिनियम आया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे अधिनियम जो है 1858 तक जो है लाया गया था। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि जब भारत में प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस समय ब्रिटेन के संसद द्वारा जो है 1773 से लेकर के 1858 तक कौन कौन से अधिनियम पास करके भेजा गया था जो हमारे संविधान के विकास में योगदान दिया है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति में क्या होता है, तो भारतीयों द्वारा जो है अंग्रेज़ों को चुनौती सौंपा जाता है और अंग्रेज़ों को लगभग जो है समाप्त करने की कगार पर लाया जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों की जो शक्ति थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी और आधुनिक थी, जिसको लेकर अंग्रेज़ भारतीय जो राजवाड़े थे या फिर भारतीयों को आसानी पूर्वक जो 1857 की क्रांति में पराजित कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है, तो ब्रिटेन के संसद को लग गया था कि अब हमें भारत में पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, पुरानी पॉलिसी को समाप्त करके नए पॉलिसी को लाना पड़ेगा। और इसी को लेकर के 1858 में एक अधिनियम ले आ जाता है और इस अधिनियम के तहत क्या करती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर देती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के बाद भारत में जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन हो जाता है किसका? क्राउन का। क्राउन कौन है, तो ब्रिटेन में जो महारानी होती है, जो हेड होती है पूरे ब्रिटेन की, उसको बोलते हैं क्राउन। तो अब जो है 1858 से लेकर के 1947 तक भारत में किसका शासन हो गया? ब्रिटेन के क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी को। यानी भारत के संविधान के विकास क्रम को हम लोग दो खंडों में डिवाइड किए, एक कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक और क्राउन का शासन 1858 से लेकर के 1947 तक। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप बेस जो है समझे होंगे। अब हम लोग जो है याद करते हैं कि कैसे कंपनी के अधीन कौन कौन से अधिनियम लाया गया था, फिर क्राउन के अधीन कौन कौन से अधिनियम लाया गया था। ये सारी चीज़ें हम लोग याद करते हैं क्योंकि मेन चुनौती जो है याद करने का होता है। तो चलिए इसको ईजी वे में कैसे याद रखा जा सकता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कंपनी के शासन के अधीन जो अधिनियम लाया गया था इसको क्या करना है, याद करने के लिए इसको 10-10 वर्षों में 3 खंडों में डिवाइड करना है। तो पहला 10 वर्ष का जो खंड होगा वो 1770 से लेकर के और कब हो जाएगा 1780 तक। दूसरा जो हम लोग डिवाइड करेंगे वो 1780 से लेकर के कब तक, 1790 तक। और तीसरा जो हो जाएगा वो कब से कब हो जाएगा, तो 1790 से लेकर के और कब हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1800 ईस्वी तक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब 1770 से लेकर के 1780 ईस्वी तक आते हैं तो इसमें आपको दिखाई देगा एक अधिनियम जिसको बोलते हैं 1773 का जो है क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ध्यान रखना है, एक अधिनियम याद रखना है। 80 से लेकर के 90 तक आते हैं तो इसके बीच में 3 अधिनियम ध्यान रखना है।
एक तो हो जाएगा आपका 1781 का अमेंडमेंट एक्ट, जिसको संशोधन अधिनियम भी बोलते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद 1786 का एक्ट हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद 1790 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में आते हैं। तो एक अधिनियम ध्यान रखना है 1793। अब जैसे ही 1793 आए वैसे ही क्या करना है, 3 बार इसमें 20-20 साल ऐड करना है। तो पहली बार 20 साल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1813, दूसरी बार 20 साल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1833, और तीसरी बार 20 साल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1853। तो ये पूरे के पूरे अधिनियम जो है किस समय लाया गया था, जब भारत में प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन था, तब ब्रिटेन के संसद द्वारा अधिनियम पास करके भारत में भेजा गया था। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का अमेंडमेंट एक्ट, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का, 1793 का, और 20-20 साल ऐड करेंगे तो 1813, 1833, 1853। ठीक है, उसके बाद जब अब हम लोग समझते हैं कि जब क्राउन के शासन था उस समय कौन कौन से अधिनियम लाया गया था और उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं याद करना। देखिए 1857 की क्रांति हुआ था, और क्रांति के जस्ट अगले वर्ष कौन सा वर्ष हो जाएगा 1858। तो एक अधिनियम जो लाया गया था 1858 में, जिसको बोलते हैं भारत सरकार एक्ट। तो शुरुआत में एक अधिनियम, और आज़ाद कब हुआ था भारत 1947 में। तो लास्ट में एक अधिनियम जिसको 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो क्राउन के अधीन जो है एक शुरुआत में और एक कहाँ हो जाएगा लास्ट में। बीच में देखा जाए तो 3 अधिनियम को एक साथ ध्यान रखना है। एक 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम। इन तीनों अधिनियम को बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। प्रश्न पूछेगा कि प्रथम भारत परिषद अधिनियम कब लाया गया, तो 1861 में। तो इन तीनों को एक साथ आपको ध्यान रखना है क्योंकि तीनों का नाम सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो 2 और अधिनियम है। एक हो जाएगा आपका 1919 का अधिनियम और दूसरा हो जाएगा आपका 1935 का अधिनियम, जिसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। दोनों का नाम हो जाएगा भारत शासन अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में तो आप लोग देखे ही है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। अगर कंपनी के शासन के अधीन आएंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 1770 से लेकर के 80 के बीच में एक, 1773, 80 से लेकर के 90 के बीच में 3, 81, 84, 86 और 90 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में एक पकड़ेंगे 1793, उसमें 3 बार 20-20 साल ऐड करेंगे तो 1813, 1833, 1853 कंप्लीट हो गया। क्राउन के अधीन आते हैं तो सबसे पहले हो गया आपका 1858 का जो है भारत सरकार अधिनियम, और फिर लास्ट में आएंगे तो 1947 का क्या हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बीच में 3 अधिनियम एक साथ ध्यान रखना है, 1861, 1892, 1909। इन तीनों को बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा आपका 1919 और 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे अधिनियम उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो से जो है एक एक अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया है वो सारी चीज़ें हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। 1773 का, 81 का, 84 का, 86 का, इस तरीके से। और वहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है या फिर एग्जामिनेशन में आते हैं या फिर एग्जामिनेशन में आने की संभावना बनी हुई रहती है। वो सारी चीज़ें देखेंगे और साथ ही साथ हम उसके फैक्ट्स को भी याद रखने का प्रयास करेंगे। तो अंत में सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।